नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्र अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधे सीधे आएंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हमारा प्रथम होने वाला है, इसलिए वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि एसएससी जीडी और एमटीएस की शानदार तरीके से तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति हुई थी इसमें कानपुर से भारतीय नायक कौन था। तो कानपुर से भारतीय नायक थे नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब और तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी की महान क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कानपुर से नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो आपके जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसके अलावा पता होना चाहिए कि आपके करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा आपके गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा आपके गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया कि करो या मरो नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आपके कब दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने यह नारा दिया था, करो या फिर मरो का। आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको देश रत्न की उपाधि किसने दी, देश रत्न की उपाधि। तो इनको देश रत्न की उपाधि आपके महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को विशेष रूप से याद रखेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया, साबरमती आश्रम। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ। तो 1916 ईस्वी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए कि गांधी जी जो थे दोस्तों, इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध 1500 आपके 65 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। और इसी तालीकोटा के युद्ध के साथ विजयनगर, जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। क्या हो गया था, क्या पतन हो गया था। क्वेश्चन पूछ लिया कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के साथ हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 ईस्वी में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। तो पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। इसी प्रकार से पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ दोस्तों आपके 1500 कब हुआ था, 56 में, जी 56 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों पूछते हैं कि पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ 1571 ईस्वी में। कब, 1571 ईस्वी में। तो ये तीनों सन आपको पता होना चाहिए। एडी मतलब होता है ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अलावा पता होना चाहिए कौन सा युद्ध, पानीपत के अलावा दोस्तों आपको खानवा का युद्ध पता होना चाहिए कि खानवा का युद्ध कब हुआ। तो खानवा का जो युद्ध था यह 1527 ईस्वी में हुआ, 1527 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1527 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध कब हुआ, ऐसे युद्ध भी आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस गवर्नर जनरल के समय, किस गवर्नर जनरल के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपके जो अधिनियम था यह लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक ने कलंदर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, कलंदर की उपाधि धारण की। तो बाबर ने। दोस्तों बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक था और इसने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा दोस्तों इसने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, अपनी एक आत्मकथा बाबरनामा। तो क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किसने की है। तो आपकी बाबर नहीं की है। किस भाषा में की है, तो आपकी तुर्की भाषा में। हाँ दोस्तों, भाषा की बात आई, भाषा की बात आई तो मुझे एक बात और इंपॉर्टेंट याद आई कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा आपके फारसी थी।
क्या थी? फारसी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग किसने बनवाया? दोस्तों जो दीवान ए अर्ज था एक प्रकार का सैन्य विभाग था और इसको आपके बलबन ने बनाया था। बलबन जानते हैं दोस्तों, आपका गुलाम वंश का प्रतापी शासक था, गुलाम वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, क्योंकि इसके बाद कैकुबाद कैमर आए जो प्रतापी बिल्कुल भी नहीं थे। तो गुलाम वंश का अंतिम प्रतापी शासक आपके बलबन ही था और इसने दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों पूछता है कि दीवान ए कोही, दीवान ए कोही जो एक प्रकार का दोस्तों के जो एक बार दोस्तों आपके कौन सा कृषि विभाग था? तो दीवान ए कोही आपको किसने बनाया? तो दीवान ए कोही बनाया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके दीवान कोही आपके बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विभाग को इसने बनाया था। दीवान कोही के अलावा दोस्तों पूछता है दीवान ए बंदगान। तो दीवान ए बंदगान आपको पता होना चाहिए कि आपके तुगलक वंश का शासक था आपके फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान आपके बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक का नाम अशोक जो है इनका नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। किसमें? मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अशोक की बात करते हैं तो अशोक का नाम इनके अलग अलग अभिलेखों में आपके अलग नाम मिला है। अधिक नाम इनका मिला है प्रियदर्शी इनका नाम मिला है, लेकिन आपके मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक को अशोक ही कहा गया है। अशोक को दोस्तों पुराणों में इनका क्या नाम मिला है? तो अशोक का पुराणों में नाम अशोक वर्धन मिला है। क्या मिला है? अशोक वर्धन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसी रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अशोक की बात करते हैं तो यह मौर्य वंश का बहुत प्रतापी शासक था। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मौर्य वंश का दोस्तों क्या था? सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपके सम्राट अशोक ही थे। 269 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व मतलब BC में ये आपके राजगद्दी पर बैठे थे। और दोस्तों इसके 8वें वर्ष मतलब 261 BC में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। इन्होंने किसका युद्ध लड़ा दोस्तों? कि कलिंग का युद्ध लड़ा। और दोस्तों ये कलिंग का युद्ध होता है, इसमें आपके भीषण नरसंहार होता है। और इसी के बाद जो आपके अशोक जी होते हैं ये पहले आपके शैव धर्म के में आए थे और शैव धर्म से ये आपके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक किस धर्म को मानते थे? तो अशोक शैव धर्म को मानते थे और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? इनको आपके बौद्ध धर्म की आपकी दीक्षा किसने दी? तो आपके उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे विशेष रूप से याद करते हैं। अशोक की बात करते हैं तो अशोक ने ही भारत में भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में शिलालेखों का जनक अशोक को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही आपके सर्वप्रथम शिलालेख लिखाए थे। और इनके कुल 14 शिलालेख हैं, जिसको आपको पढ़ने में पादरेटी फैंथेलर ने क्या किया दोस्तों? इनके शिलालेख पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। ये लिख लीजिएगा कि आपके अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम आपकी सफलता किसने प्राप्त की? तो पादरेटी फैंथेलर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? तो कुषाण शासकों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक आपके कनिष्क हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आपके कुषाण बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। कुषाणों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो कुषाणों की राजधानी आपके पुरुषपुर थी। पुर हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी द्वितीय राजधानी क्या थी? तो इनकी द्वितीय राजधानी आपके मथुरा थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपके कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की बात करते दोस्तों तो इन्होंने आपके 72 AD में शक संवत चलाया था, जो आज तक आपके भारतीय सरकार भी आपकी मान रही है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। क्वेश्चन था किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? एक क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए?
यहाँ पर शुद्ध पूछा है तो आपके सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने। जो गुप्त वंश के शासक थे इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाण शासकों ने जारी किए। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सिक्के किस वंश के शासकों ने आपके जारी किए, तो मौर्योत्तर वंश के शासकों ने, मौर्योत्तर वंश के शासकों ने, क्योंकि मौर्योत्तर जो वंश था मतलब कि उसमें शुंग वंश आता है, मतलब मौर्य वंश के बाद जो आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि ऋग्वेद के किस मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। दोस्तों हस्तलिखित ऋचाएँ और हस्तलिखित ऋचाओं को आपको खिल कहा जाता है, और ये कब कहाँ है, तो ये आपके ऋग्वेद के 8वें मंडल में है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। ऋग्वेद दोस्तों आपके सर्वप्राचीन वेद है, सभी वेदों में सबसे पुराना है। और वेद कितने हैं, तो वेद दोस्तों कुल 4 हैं। वेद कितने हैं, वेद कुल 4 हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि वेदांग कितने हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, और वेदांग कुल 6 हैं। कितने हैं, वेदांग कुल 6 हैं। अच्छा पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद 108 हैं। और दोस्तों इसमें जो जबालोपनिषद है, जबालोपनिषद, इसमें दोस्तों 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो 4 आश्रम आप पढ़ते हैं, किस प्रकार से आपके जो पूरे 100 वर्ष के काल को किस प्रकार से बाल आश्रम में, फिर आपके किस प्रकार से उसको मतलब जो 4 आश्रम पूरे होते थे आपके, उसमें किस प्रकार बांटते थे, तो उन 4 आश्रमों को लेकर आपके जबालोपनिषद मिलता है। और आपके मुंडकोपनिषद में हमारा आपके आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मिलता है। आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उपनिषद को दोस्तों एक नाम और है आपकी वेदांत, ये भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वेदांतों की संख्या कितनी है, तो आप कहें तो हमने पढ़ाई नहीं है, तो जान लीजिए कि उपनिषद को वेदांग भी आपकी वेदांत भी कहते हैं, और वेदांग और वेदांत में अंतर है, इस बात को भी विशेष रूप से समझिएगा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है स्मृतियों की संख्या कितनी है। स्मृतियाँ भी ग्रंथ हैं, तो स्मृतियों की संख्या भी 6 है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो सबसे प्राचीन स्मृति आपकी हो जाती है मनुस्मृति। ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपके 18 थी। आपके महारथी उग्रश्रवा आपके ने इसकी रचना की है। और पुराणों में आपके सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण आपका हो जाता है कौन सा, मत्स्य पुराण। अच्छा एक क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछ लिया गया, मैं आपको देता हूँ कि स्मृतियों से, कि जो नारद स्मृति है, जैसे 6 स्मृति उसमें एक है आपके नारद स्मृति, तो नारद स्मृति का संबंध किस वंश के शासक से है, तो आपके गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के शासकों से संबंधित है आपके नारद स्मृति। और सबसे प्राचीन स्मृति आपकी मनु स्मृति हो जाती है। और जो ये मनु स्मृति है ये शुंग वंश के शासकों से संबंधित है, अच्छा शुंग वंश की बात करते हैं, तो मौर्य वंश के बाद आपके शुंग वंश की स्थापना हुई। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, तो इनके ही समय में दोस्तों इनके पुरोहित कौन थे, इनके पुरोहित थे आपके पतंजलि। और पतंजलि की बात आई है तो इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आपकी महाभाष्य। क्वेश्चन पूछ ले कि महाभाष्य की रचना किसने की है, तो आपके पतंजलि ने। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले कि पुष्यमित्र शुंग के राज्य पुरोहित कौन थे, तो आपके पतंजलि थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा पुष्य के शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग साहब थे। और शुंग वंश मौर्योत्तर वंश का प्रथम शासक हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ, तो शुंग वंश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मनु स्मृति है इसका संबंध किससे है, तो मैंने आपको बताया कि शुंग वंश के शासकों से। तो ये सब चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। 10 क्वेश्चन के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए हैं। जो अतिरिक्त चीज़ें मैंने लिखाई हैं अगर उसको भी लिखकर आप याद कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि SSC GD और MTS के लिए खास मैंने ये चैनल बनाया है। तो यहाँ पर इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी। एक दोस्तों हमारी GK GS की क्लास चल रही है, अभी तक एक ही क्लास हुई है और इसकी क्लास आपको मिल रही है। और एक मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाए हैं मैंने आपको अतिरिक्त विषय के। ये जो आपका GK GS क्लास आती है यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं, और जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसमें एक स्पेशल विषय का रहेगा। जैसे आज हमने हिस्ट्री के लिया, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रकार से इसमें आपके स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री के ही, जैसे जियोग्राफी के ही, इसमें लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं जैसे आपके पेपर में आता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
तो यहाँ पर एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास यहाँ पर समाप्त होती है, जो हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला सेशन समाप्त होता है। जीरो से अगर आपको हीरो बनना है, जीरो से हीरो की तैयारी करनी है, तो यह अंतिम संघर्ष है आपके पास। और इस बार पूरा अपना आपका पूरा झोंक दीजिए, अपना तन मन धन सब झोंक दीजिए और उसको तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। दोस्तों एक जीके जीएस की हमारी क्लास आ रही है, एक हिस्ट्री आपकी एक प्रैक्टिस सेट की क्लास, जहाँ पर आपको आपके स्पेशल क्वेश्चन कराए जाते हैं स्पेशल विषय के, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं अभिनव लिंक।